नमस्कार दोस्तों, लाइक स्टडी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान के इतिहास के बारे में। राजस्थान के इतिहास के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं राजा मानसिंह के बारे में, जो कच्छवाड़ वंश का शासक हुआ था। आमेर का जो शासक हुआ था उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा स्टडी से रिलेटेड जितने भी आपके पास ग्रुप हैं उनमें शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे मानसिंह के जो शासनकाल की। अगर बात करें तो 1589 से और 1614 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ था। इसकी बात हम कर लेते हैं। ठीक है, तो शासनकाल आ जाता है 1589 से 1614 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। एक और चर्चा कर लेते हैं। मानसिंह के जन्म की अगर बात करें तो 1550 ईस्वी में मौजमाबाद जो जयपुर के पास में इनका जन्म हुआ था। जन्म की अगर चर्चा करें तो जन्म हुआ था इनका 1550 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? मौजमाबाद। और मौजमाबाद कहाँ है? तो ये जयपुर के पास में है। ठीक है, ये स्थान कहाँ है? जयपुर के पास में। तो यहाँ इनका जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। एक और बात कर लेते हैं। इनका जन्म मौजमाबाद जयपुर के पास में होता है। ये सब मुगलों की सबसे अधिक समय तक सेवा करने वाले थे ये शासक। ये जो मुगलों की सबसे ज्यादा यानी 50 से 55 वर्ष तक इन्होंने सेवा की करी मुगलों की। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, 50 से 55 वर्ष तक इनके द्वारा मुगलों की सेवा की जाती है। एक और बात करते हैं। ये अकबर से इनकी सर्वप्रथम मुलाकात होती है रतनपुर में ये इनकी सबसे पहले मुलाकात होती है। यहाँ पे होती है रतनपुर नामक स्थान पे इनकी अकबर से क्या होती है? मुलाकात होती है किसकी? मानसिंह की। ठीक है, एक और बात करते हैं। तो ये जो मुगल दो बादशाह थे अकबर और जहांगीर, इनकी दोनों की सेवा करते हैं। तो किस किस की? एक तो अकबर की सेवा करते हैं अकबर, और एक नाम आ जाता है जहांगीर, जो अकबर के पुत्र थे जहांगीर, इनकी क्या करते हैं? ये सेवा करते हैं। तो ये है जो बात आ जाती है। एक और बात कर लेते हैं। अकबर से मानसिंह की सर्वप्रथम मुलाकात हुई थी 1569 ईस्वी में। 1569 ईस्वी में इनकी जो 1569 ईस्वी में अकबर का के साथ में मानसिंह ने सर्वप्रथम रणथंबोर अभियान में भाग लिया था, और ये सुरजनहाड़ा के विरुद्ध ये अभियान किया गया था। तो अकबर सबसे पहले अकबर ने 1569 ईस्वी में, मानसिंह ने 1569 ईस्वी में अकबर के साथ में जो प्रथम अभियान था, प्रथम अभियान की बात करें, अभियान कौन सा था? तो रणथंबोर अभियान में ये भाग लिए थे। प्रथम अभियान इनका मानसिंह का था 1569 ईस्वी में अकबर के साथ में, और ये था रणथंबोर अभियान। इसमें ये जाते हैं सबसे पहले। एक और चर्चा कर लेते हैं। ये दो बादशाहों की सेवा करते हैं, अकबर और जहांगीर की। दोनों बाप और बेटे थे। अकबर का पुत्र जहांगीर था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक और चर्चा करते हैं कि इसमें जो रणथंभौर का जो शासक था उस समय, वो था सुरजनहाड़ा। कौन था? सुरजनहाड़ा की के विरुद्ध है जो ये अभियान भेजा गया था, और इसके विरुद्ध है जो यहाँ पे युद्ध होता है। ये आपको ध्यान रखना है। एक और चर्चा करते हैं। अकबर ने मानसिंह को फरजंद की उपाधि दी थी, और अकबर ने क्या किया था? अकबर ने मानसिंह को किसकी उपाधि दी? फरजंद का मतलब होता है पुत्र। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? पुत्र। तो फरजंद की उपाधि किसको दी? मानसिंह को दी। किसने दी? तो अकबर ने दी थी ये उपाधि, और 7 हजारी मनसबदारी प्रदान करी थी इसने। कितने हजारी? 7 हजारी जो मनसबदारी है, मनसबदारी प्रदान करी।
दारी प्रदान की थी। किसको? मान सिंह को। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। तो दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं मान सिंह के बारे में। मान सिंह के शासनकाल की अगर चर्चा करें तो 1569 से 1614 ईस्वी तक इनका शासनकाल आ जाता है। और जन्म की बात करें तो 1550 ईस्वी से में मोजमाबाद जो जयपुर के पास में स्थित जगह है वहां पे इनका जन्म होता है। चर्चा करते हैं मुगलों की सेवा की, तो मुगलों की सेवा 50 से 55 वर्ष तक इन्होंने मुगलों की सेवा की। और बात करें रतनपुर में अकबर से मुलाकात होती है इनकी, और दो बादशाहों का नाम आ जाता है, एक तो अकबर का और एक जहांगीर का, इनकी ये सेवा करते हैं। और चर्चा करें और चर्चा करें 1569 ईस्वी में अकबर के साथ में प्रथम अभियान रणथंभौर में ये जाते हैं, शामिल होते हैं। और इस किसके विरुद्ध जाता है? तो ये किया जाता है अभियान तो सुरजन के विरुद्ध किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अकबर ने मान सिंह को फर्जंद यानी पुत्र की उपाधि प्रदान की थी, फर्जंद की उपाधि प्रदान करी थी, और 7 हजारी मनसबदारी इसे प्रदान करी थी। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और क्या इसके शासनकाल में जो घटना घटित हुई उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। अब बात करते हैं मानसिंह को फर्जंद की उपाधि दे दी, 7 हजारी मनसबदारी प्रदान कर दी। और क्या किया? ये जो मानसिंह अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। कौन? मानसिंह की बात करें तो 9 रत्नों में शामिल थे। 9 रत्नों में शामिल थे कौन? मानसिंह। ये आपको ध्यान रखना 9 रत्न कौन कौन से थे, तो ये भी अकबर के जो 9 रत्न थे उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करें 9 रत्न कौन कौन से, तो इसके बारे में नवरत्न की बात करें तो नवरत्न कौन कौन से थे इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं मानसिंह। एक तो है जो भगवंत दास। कौन? भगवंत दास आ जाता है। एक आ जाता है बीरबल, एक आ जाता है टोडरमल, एक आ जाता है मानसिंह। भगवंत दास, बीरबल, टोडरमल, मानसिंह, और आ जाता है एक आ जाता है मुल्ला दो प्याजा। एक का नाम आ जाता है मुल्ला दो प्याजा। तो ये भी ये भी इनके 9 रत्नों में शामिल थे। एक आ जाता है तानसेन। एक कौन आ जाता है? तानसेन। तानसेन भी अकबर के 9 रत्नों में शामिल था। तानसेन के बाद में अबुल फजल एक था, अबुल फजल, एक का नाम आ जाता है अबुल फजल। और कौन आ जाते हैं? तो कितने हुए? 3 3 6 7, और एक का नाम आ जाता है अबुल फजल। और इसके बाद में एक आ जाता है हकीम हुकाम। एक का नाम आ जाता है हकीम हुकाम। हकीम हुकाम भी 9 रत्नों में शामिल था अकबर के। और बात करें टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, और एक नाम आ जाता है अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना, ये इसके 9 रत्नों में शामिल थे। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 9 रत्न अकबर के दरबार में उपस्थित थे। तो पहला भगवंत दास, दूसरा आ जाता बीरबल, टोडरमल, मानसिंह, मुल्ला दो प्याजा, तानसेन, अबुल फजल, हकीम हकीम हुकाम और अब्दुल रहीम खान खाना। ये 9 रत्न 9 में शामिल थे। तो अकबर के 9 रत्न माने जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। इसमें अकबर ने मान सिंह के लिए कहा था कि जब नूर बट रहा था तब तू कहाँ था। ये अकबर के द्वारा मानसिंह को कहा गया वाक्य था कि जब नूर बट रहा था तो उस वक्त समय तू कहाँ था। ठीक है दोस्तों, अब आगे की चर्चा करते हैं। ये हो गए आपके 9 रत्न। 9 रत्नों के आगे हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्वेश्चन बन जाता है कि 9 रत्नों में से कौन सा है जो 9 रत्नों अकबर के 9 रत्नों में शामिल है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और ऑप्शन दे दिया जाता है। तो इस तरीके से आपको ये 9 रत्नों का नाम ध्यान रखना है जो अकबर के 9 रत्न थे। आगे चर्चा करते हैं जो अकबर के साथ में जो अकबर के शासन काल की बात करें तो मानसिंह के जो सैनिक अभियान थे उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो प्रमुख सैनिक अभियान, सैनिक
जो अभियान थे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सैनिक अभियान कौन कौन से थे मानसिंह के? तो पहला तो आ जाता है हल्दी घाटी का युद्ध। एक तो क्या आ जाता है, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध की अगर बात करें तो ये कब हुआ था? हल्दी घाटी के युद्ध की अगर बात करें तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ये आपको ध्यान रखना है 18 जून या 21 जून भी आ सकता है। 18 जून 1576 ईस्वी को ये युद्ध लड़ा जाता है। तो इसमें जो इसके सैनिक अभियान की गिनती में आ जाता है। प्रताप के विरुद्ध अकबर ने सेकंड शिष्टमंडल में मानसिंह को भेजा गया था। दूसरे नंबर पे ये प्रताप के विरुद्ध को समझाने के लिए शिष्टमंडल में गया था। कौन से नंबर पे? सेकंड नंबर पे। कौन गया था? मानसिंह गया था। ठीक है। प्रथम नंबर पे कौन गया था? भगवंत दास। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चर्चा करें, ये कब गया था? तो 1573 ईस्वी में ये गया था। कौन? मानसिंह जो प्रताप की को समझाने के लिए गया था। तो शिष्टमंडल में आ जाता है ये जून 1573 ईस्वी में ये जाते हैं। कौन जाते हैं? मानसिंह। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। एक और बात करते हैं, इसका जो अगला अभियान आ जाता है वो काबुल अभियान आ जाता है। और काबुल जो अभियान है दूसरे नंबर पे काबुल अभियान। और काबुल अभियान कब गया? तो ये आ जाता है 1581 ईस्वी की हम बात कर लेते हैं। कब की? 1581 ईस्वी में काबुल अभियान में शामिल होते हैं। इनका दूसरा जो अभियान आ जाता है काबुल अभियान। काबुल के जो शासक थे मिर्जा हकीम की मृत्यु के बाद 1585 ईस्वी की अगर चर्चा करें, 1585 ईस्वी में काबुल पर का सूबेदार मानसिंह को बना दिया गया था। तो 1585 ईस्वी में जो वहां का शासक था काबुल का, उसका नाम आ जाता है, क्या आ जाता है? मिर्जा हकीम। और मिर्जा हकीम की मृत्यु के बाद मिर्जा हकीम की मृत्यु के बाद में वहां का सूबेदार बना दिया जाता है। किसको? मानसिंह को बना दिया जाता है। अगला जो अभियान आ जाता है वो आ जाता है उड़ीसा अभियान और उड़ीसा विजय। अगला जो अभियान आ जाता है कौन आ जाता है? कौन सा आ जाता है? उड़ीसा की विजय। उड़ीसा की विजय की बात कर लेते हैं। उड़ीसा की विजय कब हुई थी? तो 1592 ईस्वी में ये विजय हुई थी। 1592 की बात चर्चा कर लेते हैं। 1592 ईस्वी में ये जो उड़ीसा विजय प्राप्त की गई थी। तो अकबर के जो मानसिंह सेनापति थे इसमें शामिल होते हैं। इसमें मानसिंह ने इसे जीता था और मुगल साम्राज्य में इसको मिला लिया था। किसको? उड़ीसा को। इसके बाद में मुगल साम्राज्य में मिलाने के बाद पहला क्वेश्चन तो इस तरीके से बनता है कि उड़ीसा की विजय कब प्राप्त की गई थी अकबर के द्वारा? तो 1592 ईस्वी में। इसमें जो सेनापति कौन गया था? तो मानसिंह इसमें सेनापति बन के जाता है और इसके नेतृत्व में युद्ध किया जाता है। और बात करें तो बंगाल को मानसिंह ने 3 भागों में बांट दिया था। इसके बाद में बात करते हैं मानसिंह ने किसको? बंगाल को कितने भागों में? 3 भागों में बांटा था। 3 भागों में बांटा था। और 3 भाग कौन कौन से हो जाते हैं उसके बारे में, एक तो वीर भूमि, एक मान भूमि और एक का नाम आ जाता है सिंह भूमि। वीर भूमि, मान भूमि, एक सिंह भूमि। तो ये 3 भागों में इसको जो बंगाल को विभाजित कर देता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम चर्चा कर रहे थे किसकी? मानसिंह की। मानसिंह के बारे में हम सैनिक अभियान पढ़ रहे थे। सैनिक अभियान में सबसे पहले नंबर पे ये जो हल्दी घाटी के युद्ध में शामिल होते हैं। जब 18 जून 1576 ईस्वी को ये युद्ध लड़ा जाता है और मानसिंह सेकंड शिष्टमंडल में जाते हैं और जून 1573 ईस्वी में ये शामिल हो जाते हैं। और
फिर सेकंड जो अभियान था इनका काबुल अभियान, जो 1581 ईस्वी में काबुल अभियान गया हुआ था मान सिंह के नेतृत्व में, और 1585 ईस्वी में मिर्जा हकीम की मृत्यु के बाद में मान सिंह को यहाँ का क्या नियुक्त कर दिया जाता है, तो ये नियुक्त कर दिया जाता है काबुल का जो सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है। अगला अभियान आ जाता है उड़ीसा की विजय। उड़ीसा की विजय 1592 ईस्वी में ये विजय प्राप्त की जाती है और इसके बाद में मान सिंह ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित कर दिया था। एक तो वीरभूमि, एक मानभूमि और एक आ जाती है सिंह भूमि। अब आगे की चर्चा कर लेते हैं किसकी, मान सिंह की। मान सिंह ने और क्या किए इसके बारे में भी हम और चर्चा कर लेते हैं। तो इसके अभियानों की हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसके अभियान में आ जाता है हल्दी घाटी का युद्ध, उड़ीसा विजय और एक काबुल अभियान, इनके बारे में हम चर्चा कर लिए। और बात आती है बंगाल के 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन से भागों में बांटा इसने, वीरभूमि, सिंह भूमि और मानभूमि। ठीक है दोस्तों, मान सिंह की 6 जुलाई 1614 ईस्वी को मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु हो जाती है मान सिंह की मृत्यु? मान सिंह की मृत्यु होती है 6 जुलाई 1614 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। और कहाँ होती है, तो महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। महाराष्ट्र में भी कौन सी जगह, तो एलिचपुर। और एलिचपुर कहाँ पड़ता है, एलिचपुर, और एलिचपुर महाराष्ट्र में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है मान सिंह की। तो इसकी मृत्यु के बारे में भी आपको ध्यान रखना, 6 जुलाई जो 1614 ईस्वी को मान सिंह की मृत्यु हो जाती है। एक और चर्चा करें मान सिंह के द्वारा जो लाहौर से ब्लू पोट्री की कला लेकर आते हैं। लाहौर से क्या लेके आते हैं, ब्लू पोट्री। कौन लेके आए, मान सिंह। कहाँ लेके आए, जयपुर। ठीक है, और कहां से लेके आए, तो लाहौर से ब्लू पोट्री लेके आते हैं मान सिंह जयपुर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और बात कर लें लाहौर में कहां से ब्लू पोट्री कहां से आई, तो पर्सिया है जो ईरान से ये आती है। लाहौर में कहां से आई, तो पर्सिया ईरान से ये आती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मान सिंह ने लाहौर से ब्लू पोट्री जयपुर में लेके आया, कौन, मान सिंह। और लाहौर से लेके आया, तो लाहौर में कहां से आई, तो पर्सिया ईरान से आई। एक और बात करते हैं, तो ब्लू पोट्री का जो प्रसिद्ध कलाकार है उसका नाम आ जाता है कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री का जो प्रसिद्ध कलाकार था। प्रसिद्ध कलाकार की बात करें, प्रसिद्ध कलाकार की अगर चर्चा करें, तो कृपाल सिंह शेखावत इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हुए ब्लू पोट्री के। और चर्चा करते हैं जो राम सिंह सेकंड था, राम सिंह सेकंड के समय ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल माना जाता है। तो राम सिंह सेकंड के समय ब्लू पोट्री का क्या माना जाता है, स्वर्ण काल माना जाता है ब्लू पोट्री का। राम सिंह सेकंड का जो शासनकाल आ जाता है राम सिंह सेकंड का, उसे माना जाता है ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो एक और बात कर लेते हैं, इसमें ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। अगली चर्चा करें ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है। तो ब्लैक पोट्री के बारे में अगर पूछ लिया जाए, ब्लैक पोट्री कहाँ की है, कोटा की। ये भी आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है, ब्लू पोट्री, ब्लैक पोट्री और कागजी पोट्री थानागाजी अलवर की प्रसिद्ध है। तो कागजी पोट्री की अगर बात करें, कागजी पोट्री थानागाजी कहाँ की, थानागाजी अलवर की जो कागजी पोट्री प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है।
फिर बात करते हैं जो मानसिंह के निर्माण कार्य जो किए गए उसकी चर्चा करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे किसकी जो मृत्यु हो जाती 6 जुलाई 1614 ईस्वी को जो एलिचपुर महाराष्ट्र में मानसिंह की मृत्यु हो जाती है। ब्लू पोटरी मानसिंह जो लाहौर से लेके आते हैं। लाहौर में कहां से आती है? पर्सिया ईरान से आती है। प्रसिद्ध कलाकार थे ब्लू पोटरी के कृपाल सिंह शेखावत, जो जयपुर लेके आए थे मानसिंह के द्वारा ब्लू पोटरी। और बात करते हैं जो ब्लू पोटरी का स्वर्ण काल माना जाता है राम सिंह सेकंड के शासनकाल को, और इसके समय में इसको जो ब्लू पोटरी का स्वर्ण काल माना जाता है। ब्लैक पोटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कोटा की ब्लैक पोटरी प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। कागजी पोटरी के बारे में अगर पूछ ले जाए तो कागजी पोटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो सानागाजी जो अलवर की, ये प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चर्चा करते हैं इसके बाद में क्या होता है। अब बढ़ते हैं मानसिंह के जो द्वारा जो कार्य किए गए, निर्माण कार्य किए गए, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो आमेर के जो महल हैं उनके निर्माण मानसिंह के द्वारा किए गए। तो निर्माण कार्य की अगर चर्चा करें, निर्माण कार्य और निर्माण कार्यों में सबसे पहले लेते हैं आमेर के महल। आमेर के महलों का जो ये क्या करते हैं, निर्माण करवाते हैं। किसके द्वारा? मानसिंह के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। मानसिंह ने 1592 ईस्वी में आमेर दुर्ग में आमेर महलों का निर्माण करवाया। 1592 ईस्वी में। कब करवाया? 1592 ईस्वी की बात करें तो आमेर जो महल है, आमेर महलों का निर्माण आमेर दुर्ग में किया जाता है। और चर्चा करें इसके बाद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। और इसके शासनकाल में क्या हुआ? जगत शिरोमणि मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। और मानसिंह की जो पत्नी थी उसका नाम आ जाता है कनकावती। कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की जो स्मृति में इसका निर्माण करवाया। किसकी? मानसिंह की पत्नी। मानसिंह की पत्नी की बात करें तो उनका नाम आ जाता है कनकावती। कनकावती, कनकावती ने अपने पुत्र का नाम हो जाता है जगत सिंह। और जगत सिंह की याद में या उसकी स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगली चर्चा करें और किसका निर्माण करवाया इसने, तो शिला देवी मंदिर का निर्माण करवाया इसने जयपुर में तीसरे नंबर पे शिला देवी का मंदिर का निर्माण मानसिंह ने करवाया। ठीक है, शिला देवी का जो मंदिर है वो जयपुर में स्थित है। मानसिंह है जो शिला देवी की मूर्ति कहां से लेकर आए? तो बंगाल से ये मूर्ति लाए थे। कहां से? बंगाल से ये शिला देवी की मूर्ति लेके आए थे मानसिंह। ये आपको ध्यान रखना है। पूछ लिया जाता है कि मानसिंह शिला देवी की मूर्ति कहां से लेके आए, तो ये लेके आते हैं बंगाल से। ठीक है, अब चर्चा करें तो शिला देवी आमेर के जो कछवा परिवार है, राज परिवार है, कछवा जो परिवार है उसकी आराध्य देवी थी। ठीक है, तो शिला देवी की बात करें तो ये आमेर के जो कछवा थे, कछवा राज परिवार उसकी क्या थी? ये आराध्य देवी मानी जाती है। ठीक है, थी। और ये आपको ध्यान रखना शिला देवी के बारे में, इतना ध्यान रखना आपको। और इस मानसिंह के द्वारा क्या किया गया? राधा गोविंद मंदिर का निर्माण करवाया गया। अगला क्या निर्माण करवाया? राधा गोविंद मंदिर का निर्माण मानसिंह के द्वारा किया जाता है। और कहाँ पे किया जाता है? तो ये करवाया जाता है निर्माण वृंदावन में इसका निर्माण करवाया जाता है। और इसको जो राधा गोविंद जो मंदिर है, इसको गोविंद देव जी के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। गोविंद देव जी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और चर्चा करें रामगढ़ का जो किला है, जयपुर के पास में रामगढ़ नामक स्थान पर रामगढ़ के किले का निर्माण करवाया 1612 ईस्वी में है जो इसका निर्माण करवाया जाता है। रामगढ़ के 5वें नंबर पे क्या जाता है? रामगढ़
के किले का निर्माण करवाया। कब? 1612 ईस्वी में है जो मानसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे मानसिंह के द्वारा जो संगीत ग्रंथों की रचना की गई उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो निर्माण कार्य हम देख गए थे। निर्माण कार्यों में आ जाता है आमेर के महल। 1592 ईस्वी में आमेर के महलों का निर्माण करवाया जाता है आमेर दुर्ग के अंदर। सेकंड नंबर पे जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। जो जगत शिरोमणि मानसिंह की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में इस मंदिर का निर्माण करवाया। किसका? जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। और शिला देवी मंदिर का निर्माण मानसिंह के द्वारा करवाया जाता है। शिला देवी की मूर्ति मानसिंह बंगाल से लेके आए थे। ये जो शिला देवी का जो मंदिर है जो आमेर की कछवा राज परिवार की क्या है, ये आराध्य देवी मानी जाती है शिला देवी। ठीक है। अगला जो निर्माण करवाया राधा गोविंद मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ? वृंदावन में। इसे गोविंद देव के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो निर्माण करवाया उसका नाम आ जाता है रामगढ़ के किले का निर्माण करवाया 1612 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, ये मानसिंह के निर्माण कार्यों की बात हम कर लेते हैं। इसके बाद में जो संगीत ग्रंथों की मानसिंह के द्वारा रचना की गई थी उसकी चर्चा कर लेते हैं। संगीत ग्रंथ कौन कौन से आ जाते हैं? संगीत ग्रंथों की चर्चा करते हैं तो कौन कौन से संगीत ग्रंथ आ जाते हैं? एक का नाम आ जाता है रस मंजरी, राग माला और राग चंद्रोदय। ठीक है। तो पहले नंबर पे हम चर्चा करें किसकी? संगीत ग्रंथ की। तो संगीत ग्रंथ में पहला आ जाता है रास मंजरी इनके के द्वारा नामक ग्रंथ की रचना इनके द्वारा की जाती है मानसिंह के द्वारा। और आ जाता है राग माला का निर्माण राग माला नामक ग्रंथ की रचना इसने की मानसिंह ने। और राग चंद्रोदय की भी रचना इसके द्वारा की गई। राग चंद्रोदय नामक संगीत ग्रंथ की रचना की जाती है मानसिंह के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना। तो इसके संगीत जो ग्रंथ आ जाते हैं, पहले नंबर पे आ जाता है संगीत जो रास मंजरी, दूसरे नंबर पे राग माला, तीसरे नंबर पे राग चंद्रोदय। इनका निर्माण किया जाता है। इन ग्रंथों की रचना की जाती है मानसिंह के द्वारा। आगे चर्चा करते हैं। मानसिंह के दरबारी कवि थे तो दरबारी कवियों में उनके नाम आ जाते हैं दरबारी कवि। दरबारी कवि का नाम आ जाता है। तो दरबारी कवियों में कौन कौन शामिल थे ये आपको ध्यान रखना। तो सबसे पहले मुरारी दान इनके दरबारी कवि थे। मुरारी दान ने मान प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना करी थी। यह आपको ध्यान रखना है। एक और चर्चा कर लेते हैं। अगला जो दरबारी कवि का नाम आ जाता है जगन्नाथ। एक और जगन्नाथ कौन आ जाता है? जगन्नाथ भी इनके दरबारी कवि हुए थे। ठीक है। और चर्चा कर लेते हैं दलपत राय कौन आ जाते हैं? दलपत राय भी इनके दरबारी कवि हुए थे मानसिंह के। चर्चा करते हैं आगे की। मानसिंह के समय दादू दयाल ने वीणा की रचना करी थी। वीणा नामक ग्रंथ की रचना करी थी दादू दयाल ने। दादू दयाल की बात करें, दादू दयाल ने वीणा नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसके शासनकाल की बात कर रहे हैं? मानसिंह के शासनकाल की। और चर्चा करें कवि जो हापा बारट था, कवि हापा बारट ने जो मानसिंह के दरबारी कवि माने जाते हैं। मानसिंह के दरबारी कवियों में हम और बात करें हापा बारट इसके दरबारी कवियों में इसका नाम आ जाता है। किसका? हापा बारट का मानसिंह के दरबारी कवियों में। हम चर्चा कर रहे थे मानसिंह के कुछ संगीत ग्रंथ हुए, उनके नाम आ जाते हैं रास मंजरी, राग माला और राग चंद्रोदय। इनकी रचना की जाती है मानसिंह के द्वारा। और चर्चा करें कवियों की, इनके दरबारी कवि थे मुरारी दान, जगन्नाथ, दलपत राय और हापा बारट। ये जो दरबारी कवियों के में आ जाते हैं इनके नाम। और
मुरारी दान ने मान प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना करी थी। दादू दयाल इनके दरबारी कवि थे, उनमें दादू दयाल जी ने वीणा नामक ग्रंथ की रचना करी थी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। धन्यवाद हमारे जो यूट्यूब परिवार के सदस्य बनने के लिए और हमारा ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।